हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल एसके चैनल पर। हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल्स में हम लोग पेंट टॉपिक पढ़ रहे थे। पेंट में हम लोग पेंट के डिफेक्ट देख रहे थे। हम लोगों ने कल क्रेजिंग तक कर लिया था, यहाँ तक हमारा डिफेक्ट हो गया था। तो आज हमारा क्रोकोडाइलिंग से स्टार्ट होता है। देखते हैं क्रोकोडाइलिंग क्या होता है। क्रोकोडाइलिंग एक डिफेक्ट है। दीज डिफेक्ट्स हैव स्मॉल क्रैकिंग एरिया इज लार्ज। क्रोकोडाइलिंग डिफेक्ट में स्मॉल क्रैकिंग होता है लेकिन एरिया इज लार्ज, एरिया ज़्यादा होता है। चॉकिंग, चॉकिंग क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ पाउडर ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑयल इन प्राइमर इज कॉल्ड चॉकिंग। जब हम प्राइमर में इनसफिशिएंट ऑयल रहता है, जब प्राइमर में ऑयल पूरा सफिशिएंट नहीं रहता, उसके कारण ये चॉकिंग होता है, जिसके कारण ये चॉकिंग डिफेक्ट होता है। ब्लूम, ब्लूम क्या होता है? It is the dull patches formed on the finished surface due to defect in the quality of paint or poor ventilation. Poor ventilation या defect in quality of paint, या पेंट की क्वालिटी खराब होगी या वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा, उसके कारण डल पैचेज पड़ जाते हैं किस पर? फिनिश्ड सरफेस पर। उसको बोलते हैं ब्लूम। आगे हमारा माइल्ड्यू। माइल्ड्यू क्या होता है? It is a form of fungus which grows in warm, moist and dark places. माइल्ड्यूज ये फंगस होते हैं, फंगस का फॉर्म होता है जो ग्रो करते हैं कहाँ? वार्म, मॉइस्ट और डार्क प्लेसेस पर। उसके बाद है ग्रीनिंग। ग्रीनिंग क्या है? ग्रीनिंग किस टाइप का डिफेक्ट है? द बैकग्राउंड एंड इट्स डिफेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। जो डिफेक्ट होते हैं बैकग्राउंड में और फिनिश्ड सरफेस पर, वो क्लियरली विजिबल होते हैं। डिफेक्ट और बैकग्राउंड क्लियरली विजिबल होता है तो उसको ग्रीनिंग बोलते हैं। सैगिंग, सैगिंग क्या होता है? थिक पेंट फिल्म रन डाउनवर्ड। जब पेंट की थिक फिल्म डाउनवर्ड रन करने लगती है सरफेस पर तो उसको बोलते हैं सैगिंग। उसको बोलते हैं सैगिंग। रनिंग क्या है? थिन पेंट फिल्म रन डाउनवर्ड। अगर पतली यानी थिन पेंट फिल्म रन कर रही है उसको रनिंग बोलेंगे। थिन फिल्म, अगर पतली फिल्म पेंट की डाउनवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है तो उसको रनिंग बोलेंगे। अगर थिक पेंट फिल्म रन कर रही है तो उसको सैगिंग बोलेंगे। कर्टेनिंग, कर्टेनिंग क्या होता है? लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ सैगिंग। सैगिंग के लॉन्ग डिस्टेंस को लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ सैगिंग, सैगिंग के लॉन्ग डिस्टेंस को कर्टेनिंग बोलते हैं। अगर सैगिंग बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसको कर्टेनिंग बोलते हैं। रिंकलिंग और क्रॉलिंग। रिंकलिंग और क्रॉलिंग ये क्या है? It occurs when the top coat dries before the bottom layers and paint film shrinkage due to drying in course of time. क्या होता है ये? जब हमारा टॉप कोट होता है, नहीं, टॉप कोट ड्राइज बिफोर द बॉटम लेयर्स। जब हमारा टॉप कोट बॉटम लेयर से पहले सूख जाता है तो पेंट जो फिल्म श्रिंकेज कर जाता है, ड्राइंग इन कोर्स ऑफ द फिल्म। तो इस टाइप के डिफेक्ट को रिंकलिंग या क्रॉलिंग बोलते हैं। लॉस ऑफ ग्लोज, loss of glows due to application of old paint or excess quantity of dryer, it loses the shining. पुरानी पेंट या एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ड्रायर, अगर ड्रायर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई या कोई पुरानी पेंट को हम अप्लीकेशन में लेते हैं तो उसके कारण ये शाइनिंग लॉस हो जाता है, नहीं, उसमें शाइनिंग नहीं आता, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ ग्लोज। इसके बाद आता है हमारा पॉपिंग। पॉपिंग क्या होता है? Popping. It is the formation of pinholes in the surface of coating as it dries. Formation of pinholes. Pinholes का फॉर्मेशन हो जाता है सरफेस पर। इसमें pinholes का फॉर्मेशन हो जाता है सरफेस पर ऑफ कोटिंग एट इट ड्राइज। जब ये पेंट हमारी ड्राई होती है, सूखती है, तो उसके बाद में जो सरफेस पर पिनहोल्स बन जाते हैं उनको पॉपिंग बोलते हैं। फेडिंग, फेडिंग क्या है? Discoloration of the paint surface due to atmospheric agencies like sunlight, moisture and thermal difference. थर्मल डिफरेंस, मॉइस्चर, सनलाइट के कारण जो हमारा पेंट है उसका डिसकलरेशन हो जाता है, यानी पेंट उसका उतर जाता है, उसको फेडिंग बोलते हैं। फ्लैशिंग क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ सर्टेन ग्लोजी पैचेस ऑन द पेंटेड सरफेस। फ्लैशिंग कैटेगराइज किया गया है किसमें? द अपीयरेंस ऑफ सर्टेन ग्लोजी पैचेस। ग्लोजी पैचेस का अपीयरेंस
पेंट सरफेस पर जो होता है उसको बोलते हैं फ्लैशिंग। स्पोनिफिकेशन, स्पोनिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ अल्कलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट पैचेस ऑन द पेंटेड सरफेस। पेंटेड सरफेस पर अल्कलीज के कारण, अल्कलीज के केमिकल एक्शन के कारण जो सॉफ्ट पैचेज बन जाते हैं उनको स्पोनिफिकेशन बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। सॉफ्ट से सैपोनिफिकेशन, ये की पॉइंट है इसमें। तो अल्कलीज के केमिकल एक्शन के कारण जो हमारा पेंटेड सरफेस पर सॉफ्ट पैचेज बन जाते हैं उनको सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। एलिगेटरिंग, एलिगेटरिंग क्या है? वन लेयर ऑफ पेंट फिल्म स्लाइडिंग over the another layer when a hard paint is applied over a soft paint one or vice versa। जब हम एक हार्ड पेंट पर सॉफ्ट पेंट को अप्लाई करते हैं तो पूरी की पूरी पेंट फिल्म जो है स्लाइड कर जाती है ओवर द अनदर लेयर। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जब करते हैं पेंट की तो पूरी लेयर जब स्लाइड कर जाती है दूसरी लेयर पर तो उसको एलिगेटरिंग बोलते हैं, उसको एलिगेटरिंग बोलते हैं। आगे हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ पेंट, अलग अलग टाइप की पेंट देखेंगे हम लोग। तो टाइप्स ऑफ पेंट, बेस, व्हीकल, यूज। टाइप का पेंट का नाम, उस पर जो बेस लगेगा वो, व्हीकल क्या है, यूज क्या है, ये सब देखेंगे। एल्यूमिनियम पेंट, एल्यूमिनियम पेंट का बेस होता है एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पेंट का बेस क्या है? एल्यूमिनियम पाउडर। व्हीकल क्या है? स्पिट या ऑयल वार्निश। एल्यूमिनियम पेंट का व्हीकल हमारा स्पिट या ऑयल वार्निश है। यूज कहाँ करते हैं? पेंटिंग, पेंटिंग इन पोल्स, पोल्स पर पेंटिंग करने के लिए, टावर, मेटल रूफ्स, स्टोरेज टैंक, इन सब की पेंटिंग के लिए हम लोग एल्यूमिनियम पेंट का यूज़ करते हैं। आगे हमारा एस्बेस्टस पेंट, मोस्ट फाइबर प्रूफ पेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट फाइबर प्रूफ पेंट कौन सा होता है? एस्बेस्टस पेंट। एस्बेस्टस पेंट में बेस हमारा होता है एस्बेस्टस मटेरियल, मिनरल। बेस होता है हमारा एस्बेस्टस पेंट में एस्बेस्टस मिनरल। यूज़ कहाँ करते हैं? स्टॉपिंग लीकेज इन स्लोपी रूफ्स, पेंटिंग ऑफ गटर्स, गटर्स की पेंटिंग में, गटर्स की पेंटिंग में और स्लोपी रूफ को लीकेज को रोकने के लिए हम लोग एस्बेस्टस पेंट का यूज़ करते हैं। इट इज़ फायर रेजिस्टेंट पेंट, यह फायर रेजिस्टेंट पेंट भी होता है। एस्बेस्टस पेंट फायर रेजिस्टेंट होता है और मोस्ट फायर प्रूफ पेंट होता है। सेलुलोज पेंट या ड्यूको पेंट, सेलुलोज पेंट को ही ड्यूको पेंट बोलते हैं। सेलुलोज पेंट का ही दूसरा नाम क्या है? ड्यूको पेंट। यह महंगा होता है। बेस क्या है? सेलुलोज पेंट या ड्यूको पेंट का बेस होता है मिथाइल और इथाइल सेलुलोज। मिथाइल या इथाइल सेलुलोज इसका बेस होता है। व्हीकल क्या है? वार्निश या पेट्रोलियम। सेलुलोज पेंट या ड्यूको पेंट का व्हीकल होता है हमारा वार्निश या पेट्रोलियम। यूज़ कहाँ करते हैं? पेंटिंग, कार, कार की पेंटिंग में, शिप्स की पेंटिंग में, एरोप्लेन्स की पेंटिंग में, अदर कॉस्टली थिंग्स, महंगी चीज़ों को, दूसरी महंगी चीज़ों को पेंट करने के लिए हम लोग सेलुलोज पेंट या ड्यूको पेंट का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारा एनेमल पेंट, एनेमल पेंट, एनेमल पेंट का बेस क्या हमारा? वाइट लेड या जिंक वाइट, वाइट लेड या जिंक वाइट बेस होता है एनेमल पेंट का। व्हीकल है वार्निश, एनेमल पेंट का व्हीकल क्या है? वार्निश। यूज़ कहाँ करते हैं? इट इज़ एसिड रेजिस्टेंस, अल्कलीज एंड वाटर प्रूफ। एनेमल पेंट क्या होती है? एसिड रेजिस्टेंस होती है। एनेमल पेंट एसिड रेजिस्टेंस होती है, अल्कलीज एंड वाटर प्रूफ होती है। यूज्ड ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस, एनिमल पेंट का इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस दोनों जगह यूज किया जाता है। डिस्टेम्पर पेंट और वाटर पेंट, डिस्टेम्पर पेंट को ही वाटर पेंट के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है इसका बेस क्या है? चॉक पाउडर या स्नोकेम, स्नोसेम या चॉक पाउडर इसका बेस है और इसका व्हीकल है वाटर। डिस्टेम्पर या वाटर पेंट का व्हीकल वाटर है, बेस क्या है? चॉक पाउडर या स्नोसेम। यूज्ड ऑन इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज्ड वेदर, डिस्टेम्पर या वाटर पेंट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? इंटीरियर सरफेस में यूज़ करते हैं, एक्सपोज्ड वेदर में यूज़ नहीं करते हैं। 0.6 लीटर वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर 1 kg डिस्टेम्पर, 1 किलोग्राम डिस्टेम्पर यूज होता है। 0.6 लीटर वाटर रिक्वायर्ड, 0.6 लीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है किसके लिए? 1 किलोग्राम डिस्टेम्पर बनाने के लिए। इसके बाद आता है ब्रॉन्ज पेंट हमारा, ब्रॉन्ज पेंट। ब्रॉन्ज पेंट का बेस हमारा होता है एल्यूमिनियम पाउडर या कॉपर पाउडर। ब्रॉन्ज पेंट का बेस हमारा क्या होता है? एल्यूमिनियम पाउडर या कॉपर पाउडर। इसका
व्हीकल होता है नाइट्रोसेलुलोज या लिकर, लिकर या नाइट्रोसेलुलोज इसका व्हीकल होता है। यूज़ क्या करते हैं? इट हैज़ हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़। ब्रॉन्ज पेंट में हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं। जहाँ पर ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज की जहाँ ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम लोग ब्रॉन्ज पेंट का इस्तेमाल करते हैं। सीक्वेंस ऑफ पेंटिंग ऑन न्यू वुड वर्क। न्यू वुड वर्क पर पेंटिंग का सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले सरफेस प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद नोटिंग करेंगे, फिर प्राइम कोटिंग और फिर स्टॉपिंग करेंगे। सबसे पहले सरफेस प्रिपरेशन करेंगे, फिर नोटिंग करेंगे, फिर प्राइमिंग कोट देंगे, उसके बाद स्टॉपिंग करेंगे। अब देखते हैं टाइप ऑफ वार्निश, रेजिन और बेस। वार्निश का टाइप देखेंगे, रेजिन और बेस देखेंगे क्या होता है, उसका सॉल्वेंट क्या होता है, और रिमार्क देखेंगे हम लोग। ऑयल वार्निश, सबसे पहले ऑयल वार्निश देखते हैं। ऑयल वार्निश में रेजिन और बेस क्या होता है? ऑयल वार्निश का बेस होता है हमारा कोपल अंबर हार्ड रेजिन। कोपल या अंबर हार्ड रेजिन बेस होता है किसका? ऑयल वार्निश का। सॉल्वेंट क्या है? बॉइल्ड लिंसेड ऑयल। ऑयल वार्निश का सॉल्वेंट हमारा बॉइल्ड लिंसेड ऑयल। इट इज़ मोस्ट ड्यूरेबल, यह सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। सुटेबल फॉर बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वर्क। इंटीरियर और एक्सटीरियर वर्क दोनों के लिए सुटेबल होता है हमारा ऑयल वार्निश। उसके बाद आता है स्पिट वार्निश। स्पिट वार्निश इसका एग्जांपल होता है फ्रेंच पॉलिश, लेकर और सैलेक वार्निश। ये एग्जांपल हमारे स्पिट वार्निश के हैं। स्पिट वार्निश में रेजिन या बेस होता है लाइक सैलेक, सॉफ्ट रेजिन। ऑयल वार्निश में हार्ड रेजिन हमारे बेस होते हैं और स्पिट वार्निश में सॉफ्ट रेजिन बेस होते हैं लाइक सैलेक। सॉल्वेंट इसका मिथाइलेटेड स्पिरिट है। स्पिट वार्निश का सॉल्वेंट हमारा मिथाइलेटेड स्पिरिट है। इट ड्राइज वेरी क्विकली बट नॉट ड्यूरेबल, ये बहुत जल्दी सूख जाता है, ड्राई बहुत जल्दी होता है लेकिन ड्यूरेबल नहीं है। ईजिली अफेक्टेड बाई वेदरिंग एक्शन, वेदरिंग एक्शन से बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाता है। उसके बाद टर्पेंटाइन वार्निश। टर्पेंटाइन वार्निश, टर्पेंटाइन वार्निश में हमारा बेस या रेजिन क्या होता है? गम, डामर, मास्टिक, रॉ कोपल, ये सब हमारे रेजिन या बेस होते हैं किसके? टर्पेंटाइन ऑयल के। सॉल्वेंट टर्पेंटाइन ऑयल होता है या नेफ्था होता है। इसका रिमार्क क्या है? ड्राई क्विकली बट नॉट सो ड्यूरेबल, ये भी बहुत जल्दी सूख जाता है लेकिन ड्यूरेबल नहीं है। इट इज चीपर देन ऑयल वार्निश, ये ऑयल वार्निश से सस्ता है। टर्पेंटाइल वार्निश हमारा ऑयल वार्निश से सस्ता है। उसके बाद आता है एस्फाल्ट वार्निश। एस्फाल्ट वार्निश, एस्फाल्ट वार्निश का रेजिन या बेस होता है मेल्टेड हार्ड स्पाल्ट। एस्फाल्ट वार्निश का बेस होता है मेल्टेड हार्ड स्पाल्ट। सॉल्वेंट क्या है? लिंसेड ऑयल। एस्फाल्ट वार्निश का सॉल्वेंट है लिंसेड ऑयल। विद ए थिनर सच एज टर्पेंटाइन और पेट्रोलियम स्पिरिट, इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड ओवर सॉफ्ट फैब्रिकेटेड स्टील वर्क। फैब्रिकेटेड स्टील वर्कशॉप में इसका यूज़ करते हैं हम लोग। किसका? एस्फाल्ट वार्निश का। आगे हमारा वाटर वार्निश। वाटर वार्निश, वाटर वार्निश में हमारा बेस होता है सैलेक। वाटर वार्निश में इसका बेस होता है सैलेक और इसका जो व्हीकल होता है वो होता है हॉट वाटर। व्हीकल होता है या सॉल्वेंट होता है क्या होता है? हॉट वाटर। आइदर अमोनिया और बोरक्स और सोडा और पोटास इज एडेड, इसमें अमोनिया, बोराक्स, सोडा, पोटास ये सब ऐड किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर वर्निशिंग मैप और पिक्चर्स। मैप या पिक्चर बनाने के लिए, मैप या पिक्चर्स बनाने के लिए, फोटोज़ बनाने के लिए हम लोग वाटर वार्निश का यूज़ करते हैं। लास्ट हमारा है फ्लैट वार्निश या वैक्स वार्निश। फ्लैट वार्निश या वैक्स वार्निश, इसका जो बेस होता है वैक्स, मेटेलिक सोप या फाइनली डिवाइडेड सिलिका। फाइनली डिवाइडेड सिलिका सोप या मेटेलिक सोप या वैक्स इसका बेस होता है। इसका जो व्हीकल या सॉल्वेंट होता है वो टर्पेंटाइल ऑयल होता है। फ्लैट वार्निश या वैक्स वार्निश का जो सॉल्वेंट होता है टर्पेंटाइल ऑयल होता है। फॉर हाईलाइटिंग ग्रेन ओवर वुडन सरफेस, वुडन सरफेस पर ग्रेन्स को हाईलाइट करने के लिए हम लोग फ्लैट वार्निश या वैक्स वार्निश का यूज़ करते हैं। इसके बाद होता है हमारा, यहाँ से मेटल्स स्टार्ट हो जाते हैं। मेटल्स को पढ़ेंगे हम लोग। तो मेटल दो टाइप के होते हैं, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल में हमारे एग्जांपल है पिग आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, स्टील, ये सब फेरस मेटल है। पिग आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन
और स्टील। स्टील ये सब क्या है, फेरस मेटल है। नॉन फेरस में एल्यूमिनियम है, कॉपर है, लेड है, टिन है, जिंक है, ब्रास है, ये सब नॉन फेरस मेटल है। आयरन और उनकी क्वांटिटी, मैग्नेटाइट में आयरन ओर की क्वांटिटी कितनी होती है, 72%। मैग्नेटाइट में सबसे ज़्यादा कितना होगा, 72%। हेमेटाइट में 70%, लिमोनाइट में 60%, आयरन पायरेट में 47% और सीडियराइट में सबसे कम 40%। आगे हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ आयरन। आयरन का प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आयरन ओर लेते हैं, उसको मेल्ट करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। सबसे पहले आयरन ओर लेंगे, उसको मेल्ट करेंगे किसमें, ब्लास्ट फर्नेस में। मेल्ट करने के बाद में पिग आयरन प्राप्त होगा। पिग आयरन को दो अलग अलग टाइप से आगे प्रोसेस किया जाता है। मेल्ट इन क्यूपोला फर्नेस, पिग आयरन को क्यूपोला सरफेस में, पिग आयरन को अगर हम मेल्ट करेंगे क्यूपोला फर्नेस में तो कास्ट आयरन मिलेगा हमको। अगर पिग आयरन को हम लोग मेल्ट करेंगे क्यूपोला फर्नेस में तो हमको कास्ट आयरन मिलेगा। अगर मेल्ट करेंगे रीवर्बेटरी फर्नेस में, तो हमको रॉट आयरन मिलेगा। कभी कभी फर्नेस पूछ लेता है तो कास्ट आयरन के लिए फर्नेस कौन सी मिली, क्यूपोला फर्नेस, और रॉट आयरन के लिए जो फर्नेस है वो रीवर्बेटरी फर्नेस है। आगे हमारा टाइप्स ऑफ आयरन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। टाइप्स ऑफ आयरन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ आयरन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। तो पिग आयरन को मैन्युफैक्चरिंग करने की प्रोसेस क्या है, तो पिग आयरन को ब्लास्ट फर्नेस और इलेक्ट्रिक रिडक्शन फर्नेस में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। पिग आयरन का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में। पिग आयरन का ब्लास्ट फर्नेस में और इलेक्ट्रिक रिडक्शन फर्नेस में। कास्ट आयरन का क्यूपोला फर्नेस में। कास्ट आयरन का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है क्यूपोला फर्नेस में। रॉट आयरन का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है रीवर्बेटरी और पडलिंग फर्नेस बाय एस्टर्स प्रोसेस में। स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बेसेमर प्रोसेस है। स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बेसेमर प्रोसेस है। पिग आयरन इज क्लासिफाइड एज फॉलोइंग टाइप। पिग आयरन को 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पिग आयरन को अलग अलग टाइप से 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। बेसेमर पिग, फाउंड्री पिग या ग्रे पिग। बेसेमर पिग, फाउंड्री पिग या ग्रे पिग, फॉर्ज पिग या वाइट पिग। फॉर्ज पिग या वाइट पिग, मोटल्ड पिग, ये 4 क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप में पिग आयरन को। आगे हमारा है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड रिलेटेड स्टील प्रॉपर्टी। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस और रिलेटेड स्टील प्रॉपर्टी। तो ये स्टील प्रॉपर्टी दी गई, प्रोसेस दिया है। टेम्परिंग प्रोसेस से स्टील प्रॉपर्टी क्या मिलती है, टफनेस। टेम्परिंग से क्या है, टफनेस। टेम्परिंग से टफनेस मिलती है। एनलिंग प्रोसेस किसमें क्या आता है, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी और सॉफ्टनेस। नॉर्मलाइजिंग ग्रेन रिफाइनमेंट, हार्डनिंग ब्रिटलनेस। हार्डनिंग प्रोसेस की स्टील प्रॉपर्टी क्या है, ब्रिटलनेस। आगे है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लास। यहाँ से हमारा ग्लास स्टार्ट हो रहा है। आज जो हमारा ग्लास खत्म हो जाएगा, कल से हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लास एंड दियर फंक्शन। ग्लास के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, ये देखें हम लोग। सिलिका या सैंड, ये ग्लास का कॉन्स्टिट्यूएंट है। दिस इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्लास। ग्लास का मेजर पार्ट क्या होता है, सिलिका या सैंड होती है। लाइम का क्या काम होता है ग्लास में, इट मेक्स द ग्लास फ्लूइड एंड सुटेबल फॉर ड्राइंग, रोलिंग, प्रेसिंग और स्पाइनिंग। लाइम का काम होता है ग्लास को फ्यूज करना, फ्लूइड के रूप में कन्वर्ट करना, उसके बाद अलग अलग प्रोसेस किए जाते हैं। इसके बाद सोडा क्या काम है, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट है ग्लास के। ग्लास में क्या होता है, सिलिका या सैंड होती है, लाइम होती है, सोडा होता है, पोटास होता है, लेड ऑक्साइड होता है। तो सोडा का क्या काम होता है, इम्पार्ट ड्यूरेबिलिटी एंड टफनेस। सोडा जो है वो ग्लास में ड्यूरेबिलिटी इम्पार्ट करता है और टफनेस देता है। एक्ट्स एज ए एक्सेलेरेटर फॉर द फ्यूजन ऑफ ग्लास। सोडा एक्सेलेरेटर का भी काम करता है ग्लास के फ्यूजन में। सोडा
एक्सीलरेटर का भी काम करता है ग्लास के फ्यूजन में। ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, टफनेस प्रोवाइड करता है ग्लास में कौन? सोडा। उसके बाद आता है पोटास। पोटास इट रेंडर्स ग्लास इनफ्यूजिबल एंड मेक्स फायर रेजिस्टेंट। पोटास जो है, पोटास फायर को इनफ्यूजिबल बनाता है, पोटास ग्लास को इनफ्यूजिबल बनाता है और फायर रेजिस्टेंट बनाता है। फायर रेजिस्टेंस बनाता है कौन? पोटास। लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का क्या काम होता है? लेड ऑक्साइड इम्पार्ट कलर, ब्राइटनेस एंड साइन। लेड ऑक्साइड लेड ऑक्साइड ग्लास में कलर इम्पार्ट करता है, ब्राइटनेस देता है और साइन देता है। आगे हमारा है वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ग्लास। अलग अलग टाइप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दी गई हैं ग्लास की। प्रोसेस और यूज फॉर, कौन सी प्रोसेस किसके लिए यूज़ की जाती है देखेंगे। ब्लोइंग, ब्लोइंग से क्या होता है? ग्लास बॉटल एंड जार बनाए जाते हैं। ब्लोइंग प्रोसेस से ग्लास बॉटल और जार बनाए जाते हैं। ड्राइंग, ड्राइंग प्रोसेस से ट्यूब, रॉड, विंडो, ग्लास बनाए जाते हैं। ड्राइंग प्रोसेस से ट्यूब, रॉड और विंडो ग्लास बनाए जाते हैं। रोलिंग, रोलिंग प्रोसेस से ग्लास सीट बनाई जाती है। रोलिंग प्रोसेस से ग्लास सीट बनाई जाती है। प्रेसिंग, प्रेसिंग प्रोसेस से ओपन पॉट बनाए जाते हैं। प्रेसिंग प्रोसेस से ओपन पॉट बनाए जाते हैं। कास्टिंग प्रोसेस से लेंस और मिरर बनाए जाते हैं। ग्लास की कास्टिंग प्रोसेस से लेंस और मिरर बनाए जाते हैं। स्पाइनिंग प्रोसेस से हीट, साउंड एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर ग्लास बनाए जाते हैं। स्पाइनिंग प्रोसेस से हीट, साउंड, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर ग्लास बनाए जाते हैं। आगे आता है हमारा कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ ग्लास और रिमार्क क्या क्या है वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लास दिया गया, उसके रिमार्क्स देखते हैं। पायरेक्स ग्लास इसका क्या काम होता है? इट इज़ फायर रेजिस्टेंस एंड यूज्ड फॉर मेकिंग लेबोरेटरी apparatus एंड इंसुलेटर। पायरेक्स ग्लास फायर रेजिस्टेंट होता है। इसका यूज़ होता है लेबोरेटरी अपरेटस बनाने में और इंसुलेटर बनाने में और लेबोरेटरी अपरेटस बनाने में पायरेक्स ग्लास का यूज़ किया जाता है। फिर आता है ऑप्टिकल ग्लास। इट कंटेन्स फास्फोरस, लेड सिलिकेट एंड सीरियम ऑक्साइड। ऑप्टिकल ग्लास में क्या क्या होता है? फास्फोरस होता है, लेड सिलिकेट होता है और सीरियम ऑक्साइड होता है। इट इज़ ऑब्जर्व यूवी रेज एंड यूज फॉर मेकिंग लेंसेज। ऑप्टिकल ग्लास का यूज़ करते हैं हम लोग क्या? लेंस बनाने में, और ये ऑब्जर्व करता है यूवी रेज को ऑब्जर्व करता है कौन? ऑप्टिकल ग्लास, और लेंस बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। फिर आता है ओपल ग्लास या मिल्क ग्लास। इट इज़ यूज्ड where high thermal shock resistance and chemical durability is desired। ओपल ग्लास या मिल्क ग्लास का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ हाई थर्मल शॉक रेजिस्टेंस और केमिकल ड्यूरेबिलिटी डिजायर्ड होती है। जहाँ ज़रूरत होती है हाई थर्मल शॉक रेजिस्टेंस की या केमिकल ड्यूरेबिलिटी की, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ओपल ग्लास या मिल्क ग्लास का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता ग्राउंड ग्लास का क्या काम होता है? यूज फॉर बेडरूम, टॉयलेट्स एंड फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए, बाथरूम में यूज़ करने के लिए, टॉयलेट में यूज़ करने के लिए हम लोग ग्राउंड ग्लास का यूज़ करते हैं। तो ग्राउंड ग्लास का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? बेडरूम में, टॉयलेट्स में, और मेकिंग ब्लैक बोर्ड को बनाने के लिए ग्राउंड ग्लास का यूज़ करते हैं। अब सिक्योर्ड ग्लास या पैटर्न ग्लास का यूज़ कहाँ करते हैं? इट इज़ यूज इन डोर्स, विंडोज, बेडरूम्स एंड बाथरूम्स। डोर, विंडो में हम लोग अब सिक्योर्ड ग्लास या पैटर्न ग्लास का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा है बुलेट प्रूफ या लेमिनेटेड ग्लास। It produced by placing vinyl plastic and glass
in several alternate layers and pressing them with outer layer of glass. इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बाई प्लेसिंग विनाइल प्लास्टिक प्लेस करते हैं ग्लास इन सेवरल अल्टरनेट लेयर्स, अलग अलग अल्टरनेट लेयर्स बनाते हैं, फिर प्रेस करते हैं विद आउटर लेयर ऑफ ग्लास, आउटर लेयर ऑफ ग्लास के साथ इसको प्रेस करते हैं, उसके बाद बनता है हमारा बुलेट प्रूफ ग्लास। अलग अलग अल्टरनेट लेयर होती है और इसमें प्लेस करते हैं विनाइल प्लास्टिक, यानी बुलेट प्रूफ ग्लास में विनाइल प्लास्टिक होता है या लेमिनेटेड ग्लास में विनाइल प्लास्टिक भी होता है। यूज इन बैंक्स, इसका यूज़ करते हैं बैंक्स में, ज्वेलरी स्टोर्स में, डिस्प्ले विंडोज़ में। बैंक्स, ज्वेलरी स्टोर्स और डिस्प्ले विंडोज़ में हम लोग बुलेट प्रूफ या लेमिनेटेड ग्लास का यूज़ करते हैं, बुलेट प्रूफ या लेमिनेटेड ग्लास का यूज़ करते हैं। कहाँ? बैंक, ज्वेलरी शॉप एंड डिस्प्ले विंडोज़ में। उसके बाद आता है सीट ग्लास। सीट ग्लास का यूज़ कहाँ करते हैं? इट इज़ यूज फॉर ग्लेजिंग डोर। सीट ग्लास का यूज़ करते हैं ग्लेजिंग डोर में, विंडो और पार्टीशन में। विंडो और पार्टीशन में हम लोग इट इज़ यूज फॉर ग्लेजिंग डोर्स, विंडो और पार्टीशन में, विंडोज़ में, ग्लेजिंग डोर्स में हम लोग सीट ग्लास का यूज़ करते हैं। मेड बाय ब्लोइंग के द्वारा सीट ग्लास के द्वारा बनाया जाता है। ब्लोइंग प्रोसेस से सीट ग्लास को बनाया जाता है। अवेलेबल विद इन 6 mm थिकनेस। सीट ग्लास 2 से 6 mm की थिकनेस में अवेलेबल रहता है। सीट ग्लास 2 से 6 mm थिकनेस में अवेलेबल रहता है। लास्ट हमारा प्लेट ग्लास। लास्ट है प्लेट ग्लास। इट इज़ यूज फॉर ऑल इंजीनियरिंग पर्पज एंड इज सुपीरियर देन सीट ग्लास। प्लेट ग्लास का यूज़ कहाँ करते हैं? ऑल इंजीनियरिंग पर्पज में, ऑल इंजीनियरिंग पर्पज में हम लोग प्लेट ग्लास का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर ऑल इंजीनियरिंग पर्पज में प्लेट ग्लास का यूज़ करते हैं और ये सुपीरियर होता है सीट ग्लास से सुपीरियर होता है, इसका यूज़ करते हैं हम लोग ऑल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ में। तो आज हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है बिल्डिंग मटेरियल्स। कल से हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी शुरू करेंगे। कल से हमारा ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी शुरू होगा। तो आज के लिए यहीं पे हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, ये रिवीजन क्लासेस अच्छे लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। कल हम लोग मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ जो होगा हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और बेहतरीन तैयारी के साथ हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे कल फिर से।